हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। आज हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नया अध्याय मूल अधिकार पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पहले कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद लगभग 100 MCQ जिससे रिलेटेड जो भी हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं मूल अधिकार के बारे में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल अधिकार के बारे में हम लोग जो है आज देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है तो वो आपका संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, किस प्रकार से बताए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो मौलिक अधिकार हमारा है वो है समानता का अधिकार, है ना। मतलब देश का जो भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई अधिकारी है या कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई मजदूर वर्ग का है, हर किसी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला मूल अधिकार है। दूसरा मूल अधिकार हम देखते हैं। दूसरा मूल अधिकार आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, कि हर व्यक्ति को जो है अपना मान लीजिए कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता उसको है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई भी वर्ग या कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी सक्षम या सबल हो, वो किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी हमको संविधान से शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी मिलती है। चौथा अगर आप देखेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पांचवा आप देखें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां जो आपका है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो है मूल अधिकार आपको भारतीय संविधान द्वारा दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये राज्य के, मतलब कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त हो सकता है कि राज्य के विरुद्ध जो है उसके अधिकार का संरक्षण हमेशा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये पूर्णतया नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 59 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब सरकार चाहे तब अधिकारों का निलंबन कर दे। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, है ना, मतलब वाद योग्य के रूप में जो है संविधान में रखा गया है, ताकि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता हो, प्रतीत होता हो कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे हमारे। ठीक है, और भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना जो है अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। जो सिस्टम हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है वो अमेरिका में अधिकार बिल के नाम से होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। मतलब किसी भी प्रकार का अगर किसी का भी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको संरक्षित करने का काम जो है वो न्यायालय का होगा। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो 14 है वो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा और सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति ज़्यादा सक्षम है तो उसके लिए दूसरा कानून रहेगा और कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए दूसरा कानून, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। यहाँ पे आपको 5 प्रकार की जो है समानता के बारे में बात की गई है, जो कि अग्रलिखित है। हम लोग आइए इस पर डिस्कस करते हैं। पहला जो है ये आपका है विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा आप देख लें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, ये अनुच्छेद आपका कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति, लिंग या जन्म स्थान का हो,
उसको इस आधार पे किसी बात के लिए जो है उसका विभेद नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि वो इन सब में से किसी से प्रभावित है। अगला देखें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आपका अनुच्छेद 16 हो गया है ना। मतलब लोक नियोजन कोई भी ऐसा लोक कार्य है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगला आपका है अस्पृश्यता, है ना, यानी कि छुआछूत। छुआछूत का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है, और उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। मतलब कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं होगा, सबके सब समान होंगे। और आपका जो अनुच्छेद 19 है, 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार जो है इसमें वर्णित किए गए हैं। ठीक, आगे देखें, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है, आगे देखें, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आइए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19(1) का में प्रावधानित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, आपकी जो है फ्रीडम फॉर स्पीच, इसमें जो है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है, इसको प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णय में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। मतलब आप मीटिंग कर सकते हैं, इकट्ठे होकर किसी बात पे विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, और निरायुध होनी चाहिए, उसमें कोई दंगा बवाल फसाद ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये आपको स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चलिए आगे देखते हैं, 19(1) गा में संगम या संघ मतलब सोसाइटी बनाने की जो है स्वतंत्रता आपको दी गई है। 19(1) घा में आपको जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वद आबाद संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, किसी बात पे आपको कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अनुच्छेद 19(1) अंगा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखें, अनुच्छेद 19(1) छा के तहत कोई वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) छा का लोप कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19(1) का से लेकर के अनुच्छेद 19(1) छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बाध आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है, और अनुच्छेद 21 का संबंध जो आपका है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं। अनुच्छेद 21 जो आपका है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आगे एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद आपका अगला जो है ये आपका है अनुच्छेद, देखें यहाँ से 21 का शिक्षा का अधिकार, इससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है ये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकट में क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध लगाता है। मतलब सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जो बाल मजदूरी है ना उसको ये प्रतिबंधित करता है। जो है अनुच्छेद आपका 24 ये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे स्थानों पर काम करने से रोकता है। आगे देखें, अनुच्छेद 23 आपका जो है ये मानव के व्यापार मतलब मानव शरीर का जो व्यापार होता है उससे संबंधित है। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता, जिसको हम लोग छुआछूत कहते हैं, इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी आने जाने का अधिकार जो है ये सम्मिलित है, इसमें विदेश भ्रमण भी निहित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित किया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नीन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है।
ठीक है। इसमें सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार समाहित किया गया है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो आपका है, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से है। मतलब आप अपना जो भी आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य है, आप पूजा भंडारा जगराता वगैरह करा सकते हैं। बस केवल कंडीशन एक है कि आपका जो भी कार्य है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, समाज को उससे कोई क्षति ना हो, किसी विधि का उल्लंघन ना करता हो। ठीक है। अनुच्छेद 29 ये आपका जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आपका जो अनुच्छेद 30 है ये अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 जो आपका आया था, 1978 में जो है अगला पेज देखते हैं हम लोग। इस 1978 के द्वारा इसको जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। संवैधानिक अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद 32 में है, और अनुच्छेद 32 जो है ये आपके मूल अधिकार का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है कि वो ऐसे वादों का विचारण कर सकते हैं जिसमें मूल अधिकारों के हनन का प्रश्न चिन्ह हो। अगला क्वेश्चन देखें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अगर उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें हम प्रामादेश या रिट कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको भी जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका है यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए सीधी सी बात समझें आप, कोई व्यक्ति है उसको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, उसको पुलिस उत्पीड़ित करती है, यातनाएं देती है, तो उसके परिजन या कोई भी व्यक्ति जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट जारी कर सकता है, करवा सकता है, आवेदन कर सकता है उसके लिए न्यायालय में। और न्यायालय को यदि इस बात की शंका होती है कि उस व्यक्ति के साथ जो है गलत हो रहा है तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करके उसको तत्काल न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दे सकती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ये आपका है परमादेश। ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। सिंपल बात है, जैसे मान लीजिए मतदान करना आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, आपको भाई निर्वाचन में आपको भाग लेना है, वोट डालना है। अब मान लीजिए कोई अधिकारी है वो जानबूझ के आपको वोट डालने से आपके अधिकार से वंचित कर रहा है, तो इसके लिए आप जो है परमादेश जारी करवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं न्यायालय को, और न्यायालय जो है उस अधिकारी संबंधित अधिकारी को जो है परमादेश जारी करके उसे अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करने के लिए कह सकता है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, सेम वही मामला है, वो अधिकारी से संबंधित है या न्यायालय से संबंधित है। मतलब मान लीजिए कोई कोर्ट है, कोई न्यायालय है, वो अपने क्षेत्राधिकार से आगे जा करके किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किसी मामले की सुनवाई करती है, तो जो ऊपर की अदालतें हैं जैसे उच्च न्यायालय हुआ या सर्वोच्च न्यायालय हुआ, तो वो उसको ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी कर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। ठीक है। अगला देखें आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के तहत जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण रीति, इसको जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचार ये जो है आपको अनुच्छेद 32 के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है।
अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है 20-21 को छोड़ करके, तो आप कहेंगे 359 के तहत। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए जो कि इम्पोर्टेंट केस भी है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड जो है अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता और संवैधानिक भी है। ठीक है, तो ये थे कुछ थ्योरी जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कुछ आज के इम्पोर्टेंट MCQ इससे जुड़े हुए। ठीक है, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण या निर्वाचित सरकार। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। थोड़ा इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण जो है ये लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित कर देता है, जिससे कि तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता भी जो है प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है और तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में जो है नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। मतलब आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, सही स्टेटमेंट हमारी होगी ऑप्शन ए, क्योंकि जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने जो है इसका समर्थन किया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपके लिए होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा किया गया था, अतः आपका विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है वाद्य योग्य, लचीले, आवाद योग्य या कठोर। सही ऑप्शन की यहाँ पे पहचान करनी है, तो सही जवाब हमारा होगा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं। उनको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित
करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। यदि मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो उसके संबंध में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं हम लोग, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह संविधान में उल्लिखित होता है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह प्रजातांत्रिक होता है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि यह लोक कल्याणकारी होता है, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, और पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख लें कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा पहला आपका, और चौथा होगा, और पांचवा होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित होते हैं। ठीक है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यह भी ठीक है, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 4 और 5। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और उन्हें मौलिक अधिकारों की संख्या दी गई थी। यह अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन ना करे। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास उसका जो है संभव नहीं हो पाता है। और संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त, मतलब उसको घटाया बढ़ाया या खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी, है ना। मौलिक अधिकार जो है ये आपातकाल की स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय हैं। ठीक है, जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। आपका अनुच्छेद 358 और 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जो हम लोग रिसोर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो PDF वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये घटना चक्र के रिसोर्सेज हैं। और घटना चक्र आप जानते हैं कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला हमारा कथन कह रहा है कि ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था, मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति, तो यहाँ पे हम लोग ये बात आपको पहले ही बताई थी थ्योरी क्लास में ही कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की तुलना जो है भारत के मौलिक अधिकार से की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। सही स्टेटमेंट हमारा होगा 1, 2, 3। सही जवाब हमारा इस प्रकार से होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति हैं। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 41 बीपीएससी, 44 बीपीएससी, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर, इसमें कई एग्जाम्स में जो है आ चुका है। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, विधान, राज्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या फिर अनुच्छेद 326। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उनका किसी भी प्रकार से हनन करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार और अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन आपको दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। ये अनुच्छेद आपके कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17। तो संविधान में जो समता का अधिकार आपको दिया गया है 5 अनुच्छेद के तहत, वो आपको है अनुच्छेद 14 से 18। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका IAS प्रीलिम्स 2002, यूपी लोअर, यूपी RO 2014, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया गया है। इसमें हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 आपका जो है ये विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 जो आपका है ये उपाधियों का अंत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 13, 14, 15, 16। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध या नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो सही जवाब की बात करें, सही जवाब हमारा होगा अनुच्छेद 14। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार जो है लागू होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 13। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण जो है प्रावधानित है? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा ये होगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है? तो सही जवाब यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए हैं, विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चयन करना है। देख लें आप। पहला विकल्प कह रहा है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। दूसरा कह रहा है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। तीसरा कह रहा है कि सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और चौथा कह रहा है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही विकल्प की बात करें यहाँ पे तो सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। व्याख्या इसकी देख सकते हैं। विधि का नियम या शासन का मतलब है कानून का अधिराज्य, रूल ऑफ लॉ। का तात्पर्य यह है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म के आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, ये एक मूल अधिकार है, इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरा ऑप्शन हमारा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या फिर चौथा ऑप्शन है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या इसकी यहाँ पे देख लीजिए। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया था। इसमें संविधान पहला संशोधन 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया था और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने के लिए प्रावधान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखें। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), 16(4) या फिर अनुच्छेद 16(5). तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15(5). व्याख्या इसकी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है। अनुच्छेद 13, 2 तथा 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4 या फिर अनुच्छेद 17 एवं 18। तो सही जवाब हमारा होगा अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है।
ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(1) एवं 16(2), ठीक है, अनुच्छेद 16(3) या फिर अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 16(5). तो सही जवाब यहाँ पे जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 16(1) व 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, ठीक है, दूसरा कह रहा है सामाजिक समानता, तीसरा कह रहा है कि अवसर की समानता और चौथा कह रहा है आर्थिक समानता। किसके समक्ष समानता की बात की गई है? तो सही जवाब हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। कानून के समक्ष अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता और अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में जो है शामिल किए गए हैं। जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं की गई है, उसको अनुच्छेद 300 का में ऐड कर दिया गया है। पहले वो भी मूल अधिकार में सम्मिलित थी। हमें कुल 7 मूल अधिकार प्रदान हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। कथन आपका कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण कह रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का आपको चयन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या, राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़े, वंचित एवं आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है ना। भिन्न व्यवहार का मतलब है कि उनको सामान्य से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपना समुचित विकास कर सकें। ऐसा नहीं है कि अलग का मतलब उनको पीछे ढकेल देना। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और कथन आर दोनों हमारा सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। ऑप्शन आपको दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ठीक है, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ठीक है, या फिर इसको अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या फिर ए बी सी सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ना। तो सही जवाब आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सबको एक साथ मिलाकर पढ़ने पर जो है ये अधिकार निकल के सामने आता है। इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट केस है, में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय बनाया है तथा इनको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामलों में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसको देखा है। अनुच्छेद 14 तथा 16 को साथ मिलाने से हमको जो है इस प्रकार का निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को निषिद्ध किया गया है, छुआछूत को रोका गया है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद
17। दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद में आ रहा हो। ये घटना चक्र का कंटेंट है, आप लोगों की आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप रेलवे की परीक्षा दे रहे हो, SSC, CGL, GD कुछ भी दे रहे हो या स्टेट PCS दे रहे हो, आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये हम लोगों ने जस्ट अभी डिसाइड किया, अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता, जिसको हम लोग छुआछूत भी बोलते हैं, ये उसका निषेध करता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो सेम हम लोगों ने डिस्कस किया है, अनुच्छेद 17 जो आपका है ये अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो भाई अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 17 है। अगला क्वेश्चन देखें। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये आपने देखा कि आपका अनुच्छेद 17 जो है ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। ठीक है, ये IAS प्रीलिम्स 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ऐसा कुछ नहीं है, 1, 2, 3 हमारा सही विकल्प है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लें थोड़ा सा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, समाज में जागरूकता लाकर या जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित 2 कथनों पर हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए हमारा कह रहा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण कह रहा है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ठीक है, उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखें। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लीजिए। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिसके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक एक लेख में प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 19 आपका जो है ये भिन्न वर्ग में आएगा। बाकी 14 से 18 जो आपका है ये सारे के सारे समता के अधिकार से जो है समानता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20 या फिर अनुच्छेद 18 से 21। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्याख्या भी देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ये हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अधिकार दिया गया है। तो ये हमको जो दिया गया है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है और ये अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता। तो हमने बताया कि अनुच्छेद 19 हमारा सही जवाब होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करेंगे। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है ये आपको बताना है। तो सही जवाब आप यहाँ पे देखें, आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19(1)(a) में। ठीक है, इसको निहित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र जो है ये अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप में उपबंधित है। सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो सही जवाब अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(1)(a). ठीक है, ये जो है आपका अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखें, इसकी थोड़ी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के वाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निहित निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, मतलब कोई अधिकारी जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है उसका घेराव कर लेते हैं आप लोग। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो सही जवाब हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये उल्लिखित है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करने में ये सतर्कता रखनी है कि आपके किसी भी कृत्य के द्वारा सामाजिक क्षति ना हो या किसी अन्य विधि का उल्लंघन ना हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो होगा ये होगा अवांछनीय आलोचना। ठीक है, अवांछनीय आलोचना के आधार पर उस पर जो है रोक नहीं लगाया जा सकता। कब लगाया जा सकता है? यदि उससे भारत की संप्रभुता को कोई खतरा हो तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि उससे लोक व्यवस्था पर खतरा हो तो भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि उससे न्यायपालिका का अपमान हो तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। केवल अवांछनीय आलोचना के आधार पर जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है ये आपका संबंधित होगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, आपका अनुच्छेद 19 जो है ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 22 जो आपका है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्मक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकी संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है वो विदेश यात्रा कर सकता है या विदेश यात्रा के लिए स्वतंत्र है। तो सही जवाब आपका होगा अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी व्याख्या भी आप चाहें तो देख सकते हैं। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह निर्धारित किया जा चुका है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने का अधिकार सम्मिलित है। इसमें विदेश अधिकार भी आपका शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट बेस भी है, ये जो है इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में हमको कह रहा है, ऑप्शन देख सकते हैं, आवास का अधिकार, विदेश का यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। आपको यहाँ पे कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 3 के तीनों विकल्प आपके सही हैं। आप इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। ठीक है, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 के बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह घर में पूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आपका संविधान के अनुच्छेद 39 घ से संबंधित है और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ AIR 1982 के बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया था कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो सही जवाब आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांतता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका एकांतता का अधिकार सही जवाब होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसे कहते हैं। हम लोगों ने थ्योरी क्लास भी देखी और लगभग 50 MCQs भी अटेंड किए। ये आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे जाएं, लेकिन क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और हमारी मेहनत को अगर आप लोग अच्छा मानते हैं, अच्छा लगता है आपको हमारी मेहनत, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।